नमस्कार, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। बहुत ही जल्दी आपको दो तीन चीजें बताना चाहती हूं, जिसके बाद मैं एक बड़े विषय पे बात करना चाहूंगी। छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बड़ी ही हैं, क्योंकि ये ताल्लुकात रखती हैं लता मंगेशकर जी के साथ और एक तरफ हमारे सिद्धार्थ जी की तरफ, सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ। ये दो अलग अलग बातें हैं। पहली बात तो लता मंगेशकर जी का देहांत अभी फिलहाल 3 दिन पहले ही हुआ, जहां पर लोग शोक में हैं, बहुत ज्यादा शोक में हैं कि ऐसा कैसे हो गया, क्या हुआ, किस तरह से हमें छोड़ के चली गई लता दीदी। बहुत लोग रो रहे हैं, बहुत लोग आंसुओं से अपनी बातें कह रहे हैं। मतलब बहुत ही अलग एक माहौल बना हुआ है, जिसके बीच दिस मीडिया, उन लोगों ने एक चलन शुरू किया है कि अभी कोई न्यूज नहीं मिल रही है तो क्या कहा जाए। अगर कोई न्यूज नहीं है तो हम किस तरह से इस लता मंगेशकर जी की मौत को सुर्खियों में बदल दें। तो सुर्खियों में बदल दी है इन लोगों ने मौत। मैं बताती हूं कैसे। ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है जो हम मीडिया में देख रहे हैं, जो बहुत सारी वीडियोस में आ रहा है, जो काफी चर्चा में हो रही है, काफी यूट्यूबर्स की कहानियों में मैं सुन रही हूं। प्लीज इन सब फालतू बातों में ध्यान ना दीजिए। पहली बात, ध्यान रखिए कि लता मंगेशकर जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, पिछले 1 महीने से बहुत ज्यादा खराब थी। और अगर याद हो तो लगभग 4-5 महीने पहले भी एक बार न्यूज आई थी कि लता जी की तबीयत खराब है। तो ऑलमोस्ट इस एज में उनकी तबीयत अच्छी नहीं रह रही थी, उसके बावजूद लोग ये सब कहते हैं। बहरहाल मैं जो कह रही हूं, 1 महीने से वो हॉस्पिटल में थी कोविड की वजह से। कोविड होने के कुछ दिनों के बाद उन्हें निमोनिया होता है, और उनके निमोनिया होने के बाद चीजें और बिगड़ जाती है। ऐसा होता है कि मतलब लास्ट दिनों में, यानी कि जनवरी के लास्ट कुछ दिनों से ही उनको वेंटिलेटर पे रखा जा रहा है। उनको मशीनों के तरफ से, मशीनों की वजह से जिंदगी मिल रही थी, उनको सांसें मिल रही थी। और वेंटिलेटर क्या चीज होती है मुझे नहीं लगता है कि मुझे किसी को समझाने की जरूरत होती है। लेकिन जो पढ़े लिखे गवार होते हैं, मैं ये कहूंगी जो पढ़े लिखे गवार होते हैं, जो मीडिया में है, जो काफी यूट्यूबर्स हैं, वो पढ़े लिखे गवारों को मैं कहना चाहती हूँ, वेंटिलेटर ऐसी चीज होती है जिसको लगाने के बाद जो सांसें होती है ना, वो एक्चुअली नकली सांसें होती है। वेंटिलेटर सिर्फ एक इंसान को उसकी हार्ट बीट, जिसको होता है ना मॉनिटर पे आता है, वो हार्ट बीट दिखती है। मेरी माँ, मेरी खुद की अपनी माँ वेंटिलेटर पे थी। मेरी माँ वेंटिलेटर पे थी। जब वेंटिलेटर को हटाया जाता है तब मेरी माँ की मृत्यु होती है। वेंटिलेटर को तब हटाया जाता है सारे घर वालों के कंसर्न को लेकर, या डॉक्टर के बोलने पे होता है कि अब उम्मीद नहीं है, या बहुत तरह के सिचुएशन होते हैं। तो उस वजह से मुझे पता है कि वेंटिलेटर क्या होता है, काफी लोगों को पता है। तो यहां पर बात ये चल रही है कि लता जी की तबीयत ठीक हो गई थी। संडे को लता जी की तबीयत ठीक हो गई थी, और सुबह 7 बजे उनको आशा जी को कहा गया था कि अब सब रेडी हो गया है, क्योंकि लता जी की इच्छा है कि वो अपना जो अंतिम समय है, यानी कि अब हमें लगता है, डॉक्टर ने क्लियरली कह दिया था कि जो अंतिम समय है, यानी कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा एक महीने तक इन मशीनों के द्वारा उनकी जान को, मतलब उनको जीवित रख सकते हैं मशीनों के द्वारा, जो कि नकली चीज होती है। तो उस वजह से आप उनको घर ले जाइए, जो कि एक जेन्युइन डिसीजन पे मैं ले सकती हूँ। अब जब उनको घर ले जाने के लिए सारी व्यवस्था हो जाती है, और जब वेंटिलेटर को थोड़ी देर के लिए निकालना पड़ता है, क्योंकि जो वेंटिलेटर हॉस्पिटल में यूज होते हैं वो ही घर में नहीं जाते, घर में एक अलग सेटअप किया जाता है, जो कि हो चुका था लता जी के घर पे। और जब उनको एम्बुलेंस के अंदर रखा जा रहा था, तो जो 4-5 मिनट थे जिनमें उनसे वो वेंटिलेटर का
सामान हटाया गया तभी ये दुर्घटना घटी के उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और ऐसा हुआ कि उनका निधन हो गया। तो ये बहुत ही क्लियर है कि ऐसा हो सकता है। अब इसको सुर्खियों में कैसे बदला? हॉस्पिटल से हुई गलती, हॉस्पिटल वालों ने ले ली जान, रह सकती थी लता जी, उनकी जान बची थी, लता जी और जीवित रह सकती थी। ऐसा क्यों कह रहे हो? जिस इंसान को वेंटिलेटर पे रखा गया था उस इंसान के लिए ऐसा सब क्यों कह रहे? वो वैसे भी अंतिम सांसें गिन रही थी। अरे इतनी ही फिक्र थी, इतना ही आपको सब कुछ लग रहा था, तो जब हमारे भीम जो इंडस्ट्री के इतने बड़े कलाकार रह चुके हैं, सोपती जी, उनको क्यों नहीं आप सांत्वना देने गए? क्यों उनकी आर्थिक स्थिति जो इतनी खराब हो चुकी थी उसमें क्यों ध्यान नहीं दिया? क्यों उनको मदद नहीं करी? जब आपको इतना ही अंदर से दर्द होता है तो प्लीज अपनी मनगढ़ंत कहानियां बंद कर दीजिए। एनीवेज, दूसरी बात, काफी लोग मुझे पूछते हैं, काफी सब्सक्राइबर्स अभी भी मेरी काफी वीडियोस में पूछते, मेरी पुरानी और नई वीडियोस में, दीदी हमें अभी तक नहीं पता चला सिद्धार्थ शुक्ला की मौत कैसे हुई, सिद्धार्थ शुक्ला को क्यों ऐसा हुआ। तो मेरी काफी वीडियोस मैंने बनाई थी सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर। सबसे पहली बात मैं हर बार कहती हूं कि जब तक परिवार नहीं चाहे कि इन्वेस्टिगेशन हो तब तक हम जनता कितना भी कुछ कर दे, केस आगे नहीं बढ़ता है। सुशांत सिंह राजपूत का केस देखिए, जहां पर एक बाप, एक बहन, मैं सारी बहनों का नहीं कहूंगी बट एक बहन जरूर कहूंगी, प्रियंका दीदी, और काफी लोग और हम जनता पागलों की तरह अब भी लड़ रहे हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ वहां इसीलिए हो रहा है क्योंकि के सिंह जी ने दर्ज कराई थी केस को। उनकी इच्छा है, उनके घर वालों की इच्छा है कि उनके बेटे की मौत कैसे हुई वो जानना चाहते हैं। सेम गोज टू सिद्धार्थ शुक्ला, बट इनके घर से किसी को ये इच्छा ही नहीं है कि जाना जाए। मैं सीरियसली कह रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है ये जानकर कि अपने बेटे की मौत किस तरह हुई उनको किसी को पता ही नहीं करना है। बस वो धाराएं जो होती है, पुरानी बातें कि भगवान को प्यारा हो गया, भगवान ने इतनी ही उम्र दी थी, ये सब नहीं अच्छा लगता। अगर किसी व्यक्ति की जान ली गई है, वो किस वजह से गई है, ये जानने का हमारा पूरा अधिकार है, और हमसे ज्यादा उस इंसान का अधिकार है जो अपनी जान से हाथ धो बैठा है, क्योंकि वो इंसान इंसाफ नहीं मांग सकता। उसके लिए, इंसाफ के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, और अगर हम लड़ेंगे ना तो आगे जाकर ऐसी मौतें नहीं होंगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि ऐसी गंदी मौत किसी को दे और ऐसे शातिर षड्यंत्र करे। काफी बार मैंने अपनी वीडियोस में कहा, और जबकि मैंने एक वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था एक ड्रग के बारे में, उस ड्रग के बारे में भी कहा था, और मैंने आपको ये भी कहा था कि लास्ट जो रिपोर्ट्स पता चली जिसमें हमें ये पता चला कि उस ड्रग की मात्रा तो थी, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला के बॉडी से स्टेरॉइड भी मिली है। देखिए, स्टेरॉइड कोई ड्रग एडिक्ट वाला स्टेरॉइड नहीं होता है। हीरोइंस यानी बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपने आप को फिट रखने के लिए जिम जाते हैं। अब यहाँ पर जिम ट्रेनर्स, जिम की देखभाल करने वाले लोग, मैं सबका नाम लूंगी। मैं खुद भी एक जिम में काम कर चुकी हूँ, लेट मी टेल यू। वहां पर मैंने ट्रेनर्स को देखा है, अपने स्टूडेंट्स को, यस दे काउंट देम एज स्टूडेंट्स। तो उनको वो लोग बताते थे कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, कौन से टाइम पे क्या करना चाहिए, वो सब होता था। उनको प्रोटीन शेक्स के बारे में बताया जाता था। मैंने भी काफी कुछ चीजें देखी है, सीखी है। वहां पे प्रोटीन शेक्स में भी सबको पता है कि मेंबर्स को भी पता होता था कि उसमें कुछ परसेंट स्टेरॉइड्स रहते थे, लेकिन स्टेरॉइड्स जो बाहर से दिए जाते थे यानी इंजेक्ट किए जाते थे, वो अब जिम्स में नहीं अलाउड होते हैं, कहीं पे भी अलाउड नहीं होते हैं, बट
काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को जब नशा हो जाता है बॉडी बनाने का, वो लड़का हो या लड़की हो, अपने आप को फिट रखने का, तो वो लोग कई हद तक स्टेरॉइड्स भी लेते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है कि पैसे बनाने के लिए कुछ लोग नकली स्टेरॉइड्स भी डाल देते हैं, कुछ लोग हेवी स्टेरॉइड्स लेते हैं। तो यहाँ पर केस में यही बताया गया था कि उनके शरीर में भारी मात्रा में स्टेरॉइड्स मिली थी। अब ये स्टेरॉइड्स उनको ऐसे कैसे दी गई थी ये जानना बहुत जरूरी है, बट अब पता नहीं विदाउट किसी के कंसर्न कोई क्या बताएगा कि किस मात्रा में अचानक ऐसी स्टेरॉइड्स दी गई कि उनको हार्ट अटैक आता है, उनको बेचैनी होती है, उनको पीड़ा होती है, वो काफी घंटों तक, इनफैक्ट वो 2 दिन तक परेशान रहते हैं। यस, वो उसी रात से नहीं, उसके पहले की तरफ से ही उनको एक अनकंफर्टेबल जेस्चर मिल रहा था। वो पूरी तरह से फिट एंड फाइन अपने आप को महसूस नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से वो जिम भी नहीं गए थे। बहुत सारी चीजें थी। तो क्या किसी ने उनको हेवी डोज में स्टेरॉइड खिलाई थी, या अननोइंगली उनको ऐसी स्टेरॉइड दी गई थी जो नकली थी? क्या था वो मांजरा, वो तो अभी भी एक राज है। लेकिन यस, दिस वॉज वन ऑफ द रीजन। अब मैं बात करना चाहती हूँ आज के बहुत ही एक अलग तरह के मुद्दे पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानने का। आशा करती हूँ आप लोग मेरी इस पूरी वीडियो को देखें। हिजाब क्या होता है? हिजाब, हम पल्लू लेते हैं, हम सर पे साफा बांधते हैं, पंजाबीज अपने सर पे पगड़ी बांधते हैं, हम किसी मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं तो अपना सर ढकते हैं एज अ रिस्पेक्ट टू गॉड। तो हिजाब मुस्लिम कम्युनिटी में एक तरह से उनके रिस्पेक्ट के बारे में है, या फिर मैं जितना जानती हूँ मैं उतना ही कह रही हूँ। मैं अपने जो दोस्त है, मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुस्लिम है, उनके साथ मैं बहुत बाहर आती जाती थी, तो उनकी बहनें, उनकी वाइफ्स, उनकी बहू बेटियों को भी मैंने देखा है। उनमें ऐसा नहीं होता है कि बहू पहन सकती है और बेटियां ना पहने हिजाब। हिजाब सबके लिए होता था। हिजाब एक जेस्चर है उनके कम्युनिटी को दिखाने का कि ये एक रिस्पेक्ट है। अब वो जो भी है, वो एक हिजाब उनकी कम्युनिटी का जो रिस्पेक्ट है, उनकी कम्युनिटी को एक्सेप्टेड है। हम साफा ले, हम पल्लू ढाके, या वो हिजाब ले, इट हैज टू बी काउंटेड एज सेम। तो जब हम साफा बांध सकते हैं, जब हम पल्लू ले सकते हैं, जब हम सिर ढाक सकते हैं अपनी चुन्नी से, या हम मंदिर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, जब हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, हमें कोई रोक टोक नहीं होती है, तो किस बेसिस पे हिजाब पहनने वाली लड़कियों को, औरतों को रोका जा रहा है? कर्नाटका के वीपी नाम के एक छोटे से प्रदेश में, छोटे से जिसको बोल सकते हैं सिटी, उसमें सबसे पहले ये घटना होती है कि जब कॉलेज में 6-7 लड़कियां हिजाब पहन के जाती है, बिकॉज दे फील दैट बैड ड्रेस नहीं होना चाहिए, हिजाब इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पर ये तकलीफ गवर्नमेंट को शुरू हो जाती है कि भैया ये मुस्लिम लड़कियों ने क्या कर दिया, ये 6-7 लड़कियों ने क्या कर दिया, ये क्या तरीका है। बट उनका सिर्फ एक ही मात्र कहना था कि अगर कॉलेज, स्कूल्स जैसी पवित्र जगहों पर हम एक तरह के कपड़े यानी कि यूनिफॉर्म पहने तो इसमें हर्जी क्या है। और यूनिफॉर्म में अगर उन लोगों ने हिजाब डाल लिया, जो कि उनका एक रिस्पेक्ट फॉर्म है, तो क्या प्रॉब्लम हो गया? क्या हो गया कि अगर उन्होंने हिजाब पहन लिया? आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि हिजाब पहनने से स्कूल्स, कॉलेजेस या किसी भी जगह पर कोई प्रॉब्लम हुई है। व्हाई? कोई प्रॉब्लम होगी भी क्यों होगी कोई प्रॉब्लम? जब उनको कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्यों है? तो गवर्नमेंट ने और संस्थाओं ने ये रूल बना दिया कि हिजाब नहीं अलाउड होगा।
कर्नाटका की एक स्कूल ने तुरंत से ये फरमान जारी कर दिया कि भैया तुमने हिजाब पहना है, तुम इस क्लासरूम में नहीं बैठ सकती। क्यों? क्यों? हिजाब पहनना क्या कोई अछूतपन है? कुछ बुरा हो रहा है? कोई वायरस फैला रहा है? क्यों? रीजन दीजिए। अगर किसी चीज को स्टॉप कर रहे हो तो उस स्टॉप करने के साथ साथ आपको रीजन देना पड़ेगा। देयर शुड बी ऑलवेज अ रीजन फॉर नो। मैंने विप्रो में काम किया है। विप्रो में ये चीज बताया जाता था कि यू शुड नॉट से नो, यू शुड ऑलवेज हैव अ रीजन फॉर सेइंग नो। अलॉन्ग विथ दैट यू हैव टू बी you have to be what do you call it, wise, and you have to say that in a wise way कि क्यों आप इसको अलाउ नहीं कर रहे हो, क्यों आप नो कह रहे हो। तो मुझे उस नो का रीजन बताइए जिस भी संस्था ने ये सब किया है। तो संस्थाओं ने ये कर दिया, बट हमारी हिंदू लड़कियां, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत गर्व के साथ कह रही हूं, उन्होंने अपनी दोस्तों, उन्होंने अपनी साथीदार मुस्लिम लड़कियों, मुस्लिम दोस्तों की मदद के लिए और उनका समर्थन करने के लिए स्कार्फ पहनना शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा कि हम स्कार्फ भी पहनेंगे, हम हिजाब भी देखेंगे। तो संस्थाओं ने स्कार्फ और हिजाब दोनों पर ही रोक लगा दी। वाह भाई, क्या गवर्नमेंट है अपनी, मानना पड़ेगा यार, मानना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने और संस्थाओं ने रोक लगा दी स्कार्फ और हिजाब दोनों में, विदाउट एनी रीजन। क्या हो सकता है ऐसी? ये जाति मामला बनाने की एक फुहार है और कुछ नहीं। यहाँ राजनीतिक लोगों को बड़ा मजा आ गया, जहां पर कांग्रेस ने साथ दिया हिजाब पहनने वालों का, जहां पर साथ दिया कांग्रेस वालों ने हिजाब पहनने वाली लड़कियों का समर्थन करते हुए कि इसमें बुराई क्या है, वहां पर बीजेपी ने अपनी बातों में ये कहा कि नहीं, हम ऐसे सब चीजों में समर्थन पूरी तरह से नहीं, हम देखेंगे, हम पूरी तरह से कड़क विचार करेंगे, जो हमारे देश के लिए अच्छा होगा हम वही करेंगे। तो देश के लिए बुरा कैसे है हिजाब? मुझे वही बता दो भैया। ये बीजेपी कांग्रेस वैसे भी मुझे कुछ मतलब नहीं है। आई डोंट गिव अ डैम टू वॉट एवर कंपनी दे आर, बीजेपी हो कांग्रेस हो, भाड़ में जाए। बट ये टॉपिक क्यों निकाला जा रहा है? ये धर्म को अलग अलग दृष्टि में क्यों देखा जा रहा है? अरे हमें स्कूल में इसलिए एक यूनिफॉर्म पहनने को कहा जाता है ताकि हम बच्चों के दिमाग में हमें दोस्ती सिखाई जाए, यूनिटी समझाई जाए, डाइवर्सिटी समझाई जाए। ये नहीं समझाया जाए ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। अरे हम तो बचपन में एक ही टिफिन बॉक्स हम लोग सब मिक्स करके खाते थे, याद है ना आप सबको? ये सबके साथ हुआ होगा। टिफिन बॉक्स खोलते थे, अरे तुम क्या लाए हो, तुम क्या लाई हो, हम लोग टूट पड़ते थे। तब हम ये नहीं देखते थे कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। तो वही बुद्धि हम क्यों भ्रष्ट करना चाहते हैं? क्यों? और अगर हम एक यूनिफॉर्म ही पहन रहे हैं, जो कि 133 एक्ट नंबर 133, 133 ही होता है ना, उस पे लागू हो जाता है कि हम लोग एक ही यूनिफॉर्म पहनेंगे, एक तरह का ही यूनिफॉर्म पहनेंगे। अपनी अपनी स्कूल अपने अपने तरह के यूनिफॉर्म पहन सकते हैं, चूज कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या तकलीफ है कि लड़कियां हिजाब पहने या कोई अपना सर ढाके? क्या दिक्कत है? सर ढाकना तब एक बुरी चीज होती थी जब लड़का और लड़की में डिफरेंसेस किया जाता है। जब ये कहा जाता है अरे तू बहू है, सर ढाक के चल, तू लड़की है, तू सर ढक के चल, तब उसे गलत माना जाता है। कि तू लड़की है, तू हिजाब पहनेगी, तब गलत माना जाता है। बट मुस्लिम कम्युनिटी में तो लड़के भी टोपी पहनते हैं। वो क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी मुझे उसका नाम नहीं आता, बट वो लोग भी टोपियां पहनते हैं और अपनी वाइफ्स को, अपनी बहनों को भी हिजाब पहनाते हैं। जब उन्हें कोई तकलीफ नहीं है तो व्हाई यू पीपल हैव सो मच प्रॉब्लम? एंड इतना प्रॉब्लम है अपनी जेब में रखो यार। अपने अपने धर्म को अपने अपने धर्म की तरह से लो। जब तक उस धर्म से किसी और को तकलीफ नहीं पहुंचती है तब तक हमें कुछ नहीं कहना चाहिए।
हमें ये चीज देखनी चाहिए कि किसी के साथ बुरा नहीं हो रहा है। हम तालिबानी नहीं हैं, हम पाकिस्तान के वो लोग में से नहीं है जहां पर औरतों को पूरी तरह से बुर्खा पहनाया जाता है और उसके साथ अश्लीलपना किया जाता है, तो उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं की जाती है, उसको एक औरत के नाम पर रौंदा जाता है। वो चीज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो कर्नाटका वाले लोग, स्कूल हो, कॉलेज हो, फलाना ढिमका हो, तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? अब ये मामला राजनीतिक हो गया आप लोगों की वजह से। अब ये राजनीतिक लोग बहुत खुशी मना रहे हैं क्योंकि उन्हें एक टॉपिक मिल गया और ये टॉपिक आप लोगों ने दिया है। यस, कर्नाटका पीपल, आप लोगों ने ये टॉपिक दिया है। आप लोग गवर्नमेंट को टॉपिक्स देते हो, फॉरवर्ड करते हो कि इस पे बोलिए, उस पे बोलिए, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है अभी वो वोट लेने के लिए कुछ भी करेगा। आपके घर में पानी नहीं आ रहा है, हम आपके घर में पानी देंगे। आपके घर में खाना नहीं है, हम देख के बोरा बोरा ला के दे रहे हैं। और वही गवर्नमेंट जीत जाएगी ना तो शक्ल देखने भी नहीं आएगी आपकी। तो ऐसी गवर्नमेंट को टॉपिक्स मत दो और ऐसी ऐसी बातों को तवज्जो मत दो। अरे हम सब एक है, हम सबका रहन सहन अलग है और हम सबको अपना रहन सहन लेकर चलना चाहिए। किसी के धर्म को, किसी के पहनावे को देखकर अपनी यहाँ की सिस्टम को चालू मत करिए प्लीज। रहम खाओ। जो जैसा चल रहा है धर्म के नाम पे ना, ये सब मत करो। राइट टू हिजाब है मुस्लिम औरतों का, मुस्लिम लड़कियों का, उनसे वो कोई नहीं छीन सकता, कोई गवर्नमेंट नहीं छीन सकता। आई सपोर्ट यू ऑल। एक वक्त था कि मुझे लगता था कि हिजाब क्यों पहनना है यार, क्यों हिजाब पहनते हो तुम लोग, बट वो मेरी थिंकिंग अलग है। मेरी थिंकिंग उन लोगों के साथ इसलिए ऐसी थी, मुझे लगता था कि फ्री रहो ना यार, क्यों तुम लोग अपना माथा ढकते हो। बट ये फीलिंग अलग है। यहाँ पे आप उन्हें अलग कर रहे हो लोगों से। ये मत करो। किसी को ये कहना कि बी फ्री, आप ये क्यों करते हो, बी फ्री यार, जरूरी क्या है, वो बात अलग हो जाती है। अब वो भी उनका डिसीजन है कि उनको कैसे रहना है एंड दे आर फाइन विद इट, राइट? तो लेट देम बी द वे दे वांट टू। प्लीज मत करो ये सब। और क्या कहूं आप लोगों से, जुड़े रहिए मेरे साथ। कुछ और अपडेट्स आने पर जरूर आपके साथ बात करने आऊंगी। तब तक के लिए मुझे अपना साथ दीजिए।